बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर बात करना स्टार्ट की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वो पूरा रोड मैप जो है वो डिफाइन किया कि किस तरह से हमारा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आगे बढ़ेगा। लिहाजा आपको इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सीखने के लिए उन 10 पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं। जब तक आपके वो 10 पॉइंट्स की तरतीब भी इवन वही नहीं ना होगी तब तक आप जो है वो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं सीख सकेंगे। तरतीब इसलिए सीखना जरूरी है उन 10 पॉइंट्स की कि पेपर में जब उसने हमें क्वेश्चन देना है तो उसने वो जो 10 की 10 बातें हैं, जो 10 पॉइंट्स हैं हमारे इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में, वो उसने मिक्स करके हमें देने हैं। सो हमें ये खुद पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस नंबर पर आएगी। उस नंबर से वो आगे पीछे नहीं हो सकती। एडवांस टैक्स है तो उसने कहाँ पर जाके जो है वो माइनस होना है। जनाब हमारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स है तो उसने कहाँ पर जाके ऐड होना है, किस किस स्टेप के बाद उसकी बारी आनी है। लिहाजा आपको वो तमाम स्टेप्स की तरतीब याद होनी चाहिए जो हमने पहले लेक्चर में की थी। इसके अलावा मेरा बेटा एक और चीज जो है वो क्लियर करनी है, वो ये कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो मेरा बेटा मेक श्योर कि ये जो डिस्कशन है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एनुअल बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम में अभी अपीयर होना है फर्स्ट टाइम। और वो अपीयर होने जा रहे हैं 2024 के एनुअल एग्जाम के अंदर, जो कि जून या जुलाई में जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा ये वाली डिस्कशन उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 के एनुअल एग्जाम में, अल्लाह ना करे, सैपली आने के बाद 2024 के सेकंड एनुअल एग्जाम, मतलब ये कि सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम में अपीयर होंगे। जो स्टूडेंट्स ने अभी बीकॉम पार्ट 2 के सप्लीमेंट्री एग्जाम देने हैं ना अभी, रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी आज का रिजल्ट नहीं आया, तो उन्होंने जो है वो 2023 के सप्लीमेंट्री में अपीयर होना है। उनके लिए जो टैक्स ईयर है वो है 2022। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए जो हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में टैक्स ईयर आएगा वो होगा टैक्स ईयर 2023। ठीक है। तो हमने टैक्स ईयर 2023 की इस वक्त डिस्कशन करनी है। जो टैक्स ईयर 2022 है वो सारे के सारे मेरे लेक्चर्स जो है वो अलग से मौजूद हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनुअल 2023 में अपीयर हुए हैं। और अब ये वाली जो मेरी नई प्लेलिस्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनुअल 2024 में अपीयर होंगे, या वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 2023 का टैक्स ईयर लेके तो बीएस या बीबीए वगैरह में उन्होंने इस कोर्स को पढ़ना है। बहरहाल बात थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए माजरत खाएं, क्योंकि बात को क्लियर करना बड़ा जरूरी था। तो मेरा बेटा अभी हम बात करते हैं जनाब, हमने अपना इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है उसको किस तरह से लेके चलना है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मेट जो है वो आना चाहिए, और इसका फॉर्मेट जो है वो क्या है कि जनाब आपने जो है वो इस तरह से लाइनें सबसे पहले तो लगानी है। ठीक है जी। वो लाइनें क्या होंगी जनाब, आपके पास जो है वो दो कॉलम होंगे। एक कॉलम आपका टैक्सेबल कॉलम कहलाता है, और एक कॉलम आपका जो है वो वर्किंग के लिए यूज किया जाता है। ये दो कॉलम्स हैं। इन दो कॉलम्स के ऊपर सर क्या लिखते हैं मेरा बेटा, कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं एग्जाम्प्ट पहले पे, दूसरे पे लिखते हैं टैक्स ईयर। तो जरूरी नहीं है, आप दोनों के ऊपर ही अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट अमाउंट। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने जब अपना स्टार्ट करना है इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल, तो ऊपर हमने फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है। ऊपर जनाब हमने लिखना है एन टी सी आर टी। तो बेटा जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खुदा के लिए इसको म्यूट रखें, आपको मैंने पहले भी कहा है। तो एन टी टी आर सी, एन टी टी आर सी क्या है जी। एन स्टैंड्स फॉर नेम। हमने उस अदारे का नेम लिखना है, हम जिसका ये इनकम टैक्स का गोशवारा
ठीक है, इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे जनाब हमने टैक्स ईयर लिखना है, टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर जनाब यहाँ पर 2023 लिखा जाएगा हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने 2024 के अंदर अपीयर होना है, या हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने अभी 2023 वाला जो है वो टैक्स ईयर लेके तो अपने बीबीए या बीएस वगैरह के कोर्स में इसको स्टडी करना है। तीसरे नंबर पे जनाब आएगा टैक्स ईयर एंडेड। टैक्स ईयर एंडेड, टैक्स ईयर एंडेड क्या है जी? ये हमेशा मेरा बेटा होगा 30 जून 2023। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, NTTRC। आर का मतलब है रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है? भाई रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब है कि जिस बंदे का हम ये गोशवारा बना रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, हम उसका टैक्स फाइंड करने जा रहे हैं, वो रहायशी भी है पाकिस्तान का कि नहीं? जी बिल्कुल, वो रेजिडेंट होगा तो ही जो है वो टैक्स पे करेगा। तो ये हमेशा रेजिडेंट होगा। स्पेलिंग आप पूरे यूज कीजिएगा। और सी जो है वो है जी कंप्यूटेशन ऑफ taxable income and tax payable, टैक्स पेएबल। ले जनाब, ये आपने याद रखना है। हमारा ये फॉर्मेट है बिल्कुल इब्तदा में। और जनाब यहाँ पर अब हमारा पहला स्टेप वो शुरू हो गया है जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, और वो है इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी। मेरा बेटा उसने पेपर के अंदर डिफरेंट इनकम्स को इकट्ठा करके दिया होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ बिजनेस, अदर सोर्स, काफी सारी चीजें उसने ना इकट्ठी करके दी होंगी। सो ये हमें खुद पता रखना है कि ये वाली जो उसने चीज दी है ये किस चीज हेड के अंदर आएगी। ठीक है ना? तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या क्या आता है ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो हमारा जब भी क्वेश्चन शुरू होगा तो हमारा जनाब यहीं से शुरू होगा। ये आपका समझ लीजिए, आपका वो न्यूमेरिकल अब फाइनल पेपर में जो आपने करना है ना वो होना शुरू हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें हम अब सीखने ये जा रहे हैं कि क्या क्या आता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो मेरा बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है BBC डॉक, बी बी सी डॉक, और भी बहुत कुछ है, ये तो भी मैंने सिर्फ आपको कुछ भी नहीं बताया। बीबीसी डॉक सर क्या है भाई? बीबीसी डॉक का मतलब होता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है ये आपकी फुली टैक्सेबल होगी। ठीक है जी? अगर उसने बेसिक सैलरी आपको दी होगी पर मंथ, तो आपने उसकी पर मंथ को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, और 12 करके तो यहाँ पर आपने लिख देना है। इस कॉलम में आप वो वाली तमाम चीजें लिखेंगे जिन पर टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा अभी इसकी बात नहीं है। अभी हम अपने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के पहले पार्ट को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और वो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कि कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स लगता है। तो जनाब कौन सी इनकम है? बेसिक सैलरी है, उस पर टैक्स लगता है, और वो सारी की सारी टैक्सेबल होती है। उसको हमने वहां लिख देना है। उसके बाद है बोनस। बोनस जो है वो भी आपका फुली टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद है कमीशन। जो कमीशन है वो भी मेरा बेटा आपकी फुली टैक्सेबल होती है। फिर उसके बाद है डियरनेस अलाउंस, महंगाई के खिलाफ जो मिलता है, डियरनेस अलाउंस। जी, तो डियरनेस अलाउंस जो है वो भी फुली टैक्सेबल होता है। ओवरसीज अलाउंस, ओवरसी अलाउंस, ये क्या है सर? ओवरसीज अलाउंस मेरा बेटा, जी ओवरसीज अलाउंस ये है कि आप बैरून मुल्क अगर काम कर रहे हैं, और आप वैसे रहने वाले पाकिस्तान के हैं, और आपने आपकी कंपनी ने जो है वो आपको जनाब बाहर भेजा है,
किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और बदले में आपको उसके कोई आपको अलाउंस वगैरह दिया है, तो वो ओवरसीज अलाउंस है, वो आपका फुली टैक्सेबल है। राइटिंग डॉक्टर्स वाली है, तो जरा आपने भी डॉक्टर बन के इसको लर्न करना है। तो जनाब उसके बाद आखिरी चीज है हमारी, जो बिल्कुल बुनियादी चीजों में से है, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ये भी फुली टैक्सेबल है। एक बात मैं यहाँ आपको अलाउंस के बार बार आने से बताता चलूं कि अलाउंसेस जितने भी होते हैं ना, वो तकरीबन सारे के सारे टैक्सेबल होते हैं। मास वाए स्पेशल अलाउंस या फिर एक मेडिकल अलाउंस आता है, तो इन दो अलाउंसेस की मुतल्लिक हम स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या होगा, इन पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितने अलाउंस के ऊपर लगेगा। इसके अलावा जो भी अलाउंस आपके क्वेश्चन में आएगा ना, आपके न्यूमेरिकल में, तो आपने उसको जो है वो टैक्सेबल ही ट्रीट करना है कि इसके ऊपर टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद मेरा मेरा बेटा इसमें हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वो है ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ये सारी चीजें चल रही हैं जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में ये सारी चीजें आ रही हैं। अब हम एक और चीज देखने जा रहे हैं, वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जो है, इसके मुतल्लिक हमारे पास कुछ केसेस हैं। पहला केस ये है, अगर आपको मिले अकोमोडेशन अलाउंस। ये सर है क्या? भाई अकोमोडेशन अलाउंस का मतलब है रहाइश। अकोमोडेशन रहाइश को कहते हैं। तो आपको अगर आपकी सैलरी में कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलें, और वो मिलें कि आप ना कोई घर वगैरह लें, और उसके बदले में आप जो है ना ये हमारे पैसे लेके तो वहां दे लें, मतलब अकोमोडेशन के पैसे आपकी कंपनी ने, आपके बॉस ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर नहीं दिया, तो घर ना देने के बदले अगर हमें अकोमोडेशन अलाउंस मिल रहा है, तो अकोमोडेशन अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल होता है। दूसरा केस इसमें ये हो सकता है कि आपको मालिक जो है वो अकोमोडेशन फैसिलिटी दे दे। अकोमोडेशन फैसिलिटी। ये अकोमोडेशन फैसिलिटी सर क्या चीज है? भाई अकोमोडेशन फैसिलिटी जो है वो ये है कि आपको आपका मालिक जो है वो घर दे दे। तो अगर सर वो हमें घर देगा तो फिर क्या होगा? फिर उसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आपको घर मिला है मालिक की तरफ से बड़े शहर में, ठीक है ना, तो उस सूरत में आपने बेसिक सैलरी का 45% लेना है, और लेके उसको टैक्सेबल कर देना। और अगर आपको घर मिला है छोटे शहर में, तो उस सूरत में आपने बेसिक सैलरी का 30% लेना है, और लेके तो जनाब उसे टैक्सेबल कर देना। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर वो ये ना बताए कि ये घर जो हमें मिला है ये छोटे शहर में मिला है कि बड़े में, तो फिर हम उसको बड़ा शहर ही एज्यूम करेंगे। ये मैंने यहाँ बेसिक सैलरी लिखा है। असल में ना, मैं आपको ये भी साथ में बताना चाहूंगा कि बेसिक सैलरी के अलावा जो है ना, वो यहाँ पर एक बात ये हो सकती है कि एमटीएस, मिनिमम टाइम स्केल। ये मिनिमम टाइम स्केल सर क्या है? भाई जिस क्वेश्चन में वो हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन देगा ना, ये भी हम जब करेंगे ना इसकी प्रैक्टिस, थोड़े थोड़े हम रूल्स पढ़ेंगे, साथ में उनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनकी एप्लीकेशन हमें समझ आती जाए। तो जनाब जब उसने हमें बेसिक सैलरी दी होगी ना, तो बेसिक सैलरी के साथ कभी कभार वो इस तरह से लिखेगा, 40,000 डैश 5,000 डैश 70,000। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी सैलरी मिनिमम जो है 40,000 है, मिनिमम टाइम स्केल। हर साल 5,000 रुपया ऐड होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, और 70,000 हमारा मैक्सिमम टाइम स्केल होगा। तो जब उसने हमें मिनिमम टाइम स्केल क्वेश्चन के अंदर दिया होगा ना, मिनिमम टाइम स्केल, तो उस सूरत में हमने ये जो 45% वाली कैलकुलेशन है, ये मिनिमम टाइम स्केल के ऊपर 45% लेना है, या हमने मिनिमम टाइम स्केल के ऊपर 30% लेना है। अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं दिया होगा ना, तो फिर आपने बेसिक सैलरी का 45 या 30% लेना है। क्लियर जी? और आखिरी चीज आज की, वो ये है तीसरा केस,
पहला केस ये है कि अकोमोडेशन अलाउंस मिले तो मुकम्मल तौर पे उस पर टैक्स लगेगा, और अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी मिले उस सूरत में मैंने आपको बता दिया है। तीसरी ये बात है कि मालिक ने ना आपको दी तो अकोमोडेशन फैसिलिटी है, ठीक है जी। मैं यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नुमाया हो जाए, और नुमाया करने का मकसद ये है कि जरा पढ़ना इजी हो जाए। तो बाकी आप सुन तवज्जो से लें। दी हमें मालिक ने अकोमोडेशन फैसिलिटी है, आ, मुझे यहाँ पर लिखना होगा सीलिंग रेंट, सीलिंग रेंट इज रुपीज, कुछ भी वो लिख देगा। वो कह रहा है कि मैं आपको सीलिंग रेंट देता, फर्ज करें सीलिंग रेंट उसने हमें दिया जी 1 लाख। सीलिंग रेंट इज 1 लाख रुपीज इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट गिवन, दिस फैसिलिटी इज नॉट गिवन। ये जरा सुनिएगा मैंने क्या कहा है और क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भाई मालिक ने दी है, मेरा रिहायशी है, दिया उसने हमें घर ही है, लेकिन साथ में उसने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी है, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, वो कह रहा है कि भाई अगर मैं आपको ये घर ना देता तो मैंने आपको जो है ना वो रेंट पे करना था। जी कितना रेंट पे करना था? 1 लाख रुपया। अच्छा सर इस सूरत में फिर हम क्या करेंगे? मेरा बेटा इस सूरत में हम ये करेंगे कि हम उसका 1 लाख रुपया लिख लेंगे, साथ में हम जो है ना वो 45% या 30%, वो शहर के हिसाब से वो जो भी आंसर आएगा, 45 और 30%, वो जो भी जवाब आएगा ना, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको उठा के यहाँ टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। बात को एक बार फिर रिपीट करके तो वाइंड अप कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म हो गई है आज की डिस्कशन। कि जनाब अगर मालिक ने दिया हमें घर है, लेकिन घर देने के साथ वो हमें इंफॉर्मेशन ये बता देता है सीलिंग रेंट इज 1 लाख इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट गिवन। अगर मैं आपको घर ना देता तो मैंने आपको सीलिंग रेंट इतना देना था, मतलब आपको किराया किराए की मद में मैंने इतने पैसे देने थे। तो वो जो पैसे उसने सवाल में बताए होंगे हम वो वाले पैसे लिखा करेंगे, और साथ में 40% या 30% लेके लिखेंगे। दो अमाउंट्स आ जाएंगी हमारे पास। एक वो जो उसने सीलिंग रेंट वाली बताई होगी, दूसरी वो जो हमने निकाली होगी 40% या 30% लेके। फिर इन दोनों में से जो कम वाली अमाउंट होगी उसको हम छोड़ देंगे, और बड़ी वाली अमाउंट को हम उठा के यहाँ टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी जो है वो प्रैक्टिस होगी, मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।